हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट का खरीफ क्रॉप का दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक sorghum लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आप लोग पहले जान लीजिए, sorghum का मतलब होता है ज्वार, जिसको हम लोग ज्वार कहते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑरिजिन, इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट, वैरायटी, कल्चरल प्रैक्टिसेस और उपज जो दोस्तों निकली है उस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑरिजिन इसका क्या है दोस्तों। उससे पहले हम लोग जानेंगे इसका दोस्तों वर्नाक्युलर नाम है दोस्तों। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। जैसे दोस्तों कहीं पर ज्वार कहा जाता है, कहीं पर जोला, कहीं पर चोलम, कहीं पर ज्वारी, कहीं पर जान्हा, तो कहीं पर जुनालू आदि नामों से दोस्तों ज्वार को जाना जाता है। तो दोस्तों ये इसका वर्नाक्युलर नाम है। एक नंबर में पूछ सकता है दोस्तों ऑप्शन वाले में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब इसका ऑरिजिन देखते हैं। ज्वार की उत्पत्ति के स्थान के बारे में अलग अलग मत दिया है दोस्तों वैज्ञानिकों ने। वार्थ दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना मत दिया कि इसकी उत्पत्ति भारत और अफ्रीका में हुई थी। ज्वार की उत्पत्ति के स्थान के बारे में अलग अलग मत हैं। वार्थ ने अपना मत दिया कि इसकी उत्पत्ति भारत और अफ्रीका में हुई थी। फिर दोस्तों डी कैंडोले ने कहा, ये भी दोस्तों एक विशेषज्ञ हैं, इन्होंने बताया कि ज्वार की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। डी कैंडोले ने कहा ज्वार की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, और वार्थ ने कहा था कि इसकी उत्पत्ति भारत और अफ्रीका में हुई थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति अफ्रीका के उत्तर पूर्व या एबिसीमिया एबिसीमिया से हुई दोस्तों। अफ्रीका के एबिसीमिया से हुई थी और गुलामों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में लाया गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है जो ज्वार की फसल है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति अफ्रीका के उत्तर पूर्वी या एबिसीमिया में हुई थी दोस्तों, और गुलामों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में लाया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका ओरिजिन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आप लोग बता देता हूँ कि ज्वार की उत्पत्ति के स्थान के बारे में दोस्तों बहुत से मत हैं, अलग अलग मत हैं। लेकिन वार्थ 1937 में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। उन्होंने बताया कि इसकी उत्पत्ति भारत में हुई। लेकिन दोस्तों इसके बाद डी कैंडोले ने कहा कि ज्वार की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। तो दोस्तों इन्होंने सही बताया था। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है उत्तरी अफ्रीका के उत्तर पूर्व या एबिसीमिया से हुई थी, और गुलामों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में लाया गया था। तो दोस्तों यह हो गया इसका ऑरिजिन। ऑरिजिन दोस्तों हो गया। ऑरिजिन मतलब दोस्तों होता है उत्पत्ति, आप लोग ये भी जानते रहिए। अगला एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोस्तों क्षेत्र और वितरण। ज्वार यूरोप के शांत उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर विश्व के सभी भागों में उगाया जाता है। दोस्तों जो ज्वार होता है वह यूरोप के शांत उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर विश्व के सभी भागों में उगाया जाता है। विश्व में अफ्रीका ज्वार की खेती करने वाला प्रमुख महाद्वीप है दोस्तों। विश्व में अफ्रीका ज्वार की खेती करने वाला प्रमुख महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशियाई महाद्वीप भी ज्वार उगाते हैं दोस्तों। भारत में ज्वार की खेती कहाँ कहाँ पे होती है दोस्तों? मुख्य रूप से कर्नाटक में, एमपी में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में और गुजरात में ज्वार की खेती करने वाले दोस्तों ये सब जो है प्रमुख राज्य हैं दोस्तों ज्वार की खेती करने वाले। तो दोस्तों इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्वार यूरोप के शांत उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर विश्व के सभी भागों में उगाया जाता है। विश्व में अफ्रीका ज्वार की खेती करने वाला दोस्तों जो है प्रमुख महाद्वीप है, लेकिन अन्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई क्षेत्रों में, महाद्वीपों में भी ज्वार की खेती की जाती है, ज्वार उगाया जाता है। भारत में ज्वार की खेती करने वाला प्रमुख राज्य दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या होता है दोस्तों, ज्वार का आर्थिक महत्व क्या है, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक भी है दोस्तों, क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ sorghum। तो दोस्तों आपको यह लिखना पड़ेगा। दोस्तों मैं पीडीएफ नहीं बनाया दोस्तों, डायरेक्ट अपने नोट से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि पीडीएफ बनाने में समय लगेगा, तो समय ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ज्वार एक अनाज की फसल है
ये तो सब लोग जानते ही होंगे। ज्वार एक अनाज की फसल होती है दोस्तों, जो ज़्यादातर अफ्रीका तथा अमेरिका में उगाई जाती है। ज्वार एक अनाज की फसल है जो ज़्यादातर अफ्रीका तथा अमेरिका में उगाई जाती है। यह दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अनाज की फसल है। इसका प्रयोग अनाज, चारा, भोजन आदि के रूप में किया जाता है। ज्वार का प्रयोग अनाज, चारा, भोजन आदि के रूप में किया जाता है दोस्तों। अपने आर्थिक महत्व के बावजूद पिछले 4 दशकों में दुनिया भर में ज्वार की फसल वाले क्षेत्र में प्रति वर्ष 0.15 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की दर से गिरावट आई है। लेकिन कुछ देशों में इसका विस्तार भी हो रहा है दोस्तों। इसका दोस्तों आर्थिक महत्व भी है, उसके बावजूद दोस्तों दुनिया भर में ज्वार की फसल वाले क्षेत्र में दोस्तों प्रति वर्ष 0.15 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की दर से गिरावट आई है। तो दोस्तों मतलब गिरावट का मतलब दोस्तों गिरावट का मतलब दोस्तों कमी ही आई है। लेकिन कुछ देशों में दोस्तों इसका विस्तार भी हो रहा है, मतलब दोस्तों ये बढ़ भी रहा है। ज़्यादातर ज्वार की खपत उन देशों में होती है जहां इसका उत्पादन होता है, और विश्व व्यापार मुख्य रूप से पशुधन उत्पादों से जुड़ा हुआ होता है। ज़्यादातर दोस्तों जो ज्वार है उसकी खपत कहाँ पे होती है? उन देशों में होती है जहाँ पर ज्वार का उत्पादन होता है और विश्व व्यापार मुख्य रूप से पशुधन उत्पादों से जुड़ा हुआ होता है। भोजन की आदतों में बदलाव और उनकी स्थिति सॉरी दोस्तों भोजन की आदतों में बदलाव और आर्थिक स्थिति के कारण उपभोक्ता की पसंद में बदलाव के कारण खाद्य उद्देश्यों के लिए ज्वार की खपत कम हो रही है। दोस्तों पहले के ज़माने में सब लोग ज्वार ही खाते थे। ज्वार की बनी दोस्तों जो मोटी रोटी होती है उसको खाते थे, ज्वार की बनी रोटी ही खाते थे, क्योंकि दोस्तों उसमें आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि दोस्तों गेहूँ का मतलब आटे से बनी रोटी खा सके, गेहूँ के आटे से बनी रोटी खा सके। गेहूँ के आटे से बनी रोटी दोस्तों उस समय जब कोई मेहमान आते थे तब बनता था, लेकिन आज के समय में सब लोग गेहूँ का रोटी ही खा रहे हैं। तो दोस्तों ज्वार बहुत फ़ायदेमंद है, पहले सभी लोग इसी की रोटी खाते थे। तो दोस्तों यहाँ पर वही बताया गया है कि भोजन की आदत में बदलाव और आर्थिक स्थिति के कारण, मतलब दोस्तों आर्थिक स्थिति पहले से कुछ अच्छी हो गई है, इसलिए उपभोक्ता की पसंद में बदलाव आ गया है, जिससे खाद्य उद्देश्यों के लिए ज्वार की खपत जो है वह कम हो रही है, जबकि पशु आहार और अन्य औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग बढ़ रहा है। इसका उपयोग दोस्तों चोकर में दोस्तों और दोस्तों जो पशुओं को खिलाने के लिए आता है उसमें इसका उपयोग ज़्यादातर मात्रा में किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं वैरायटी कौन कौन सी दोस्तों। CO26, COS28 दोस्तों ये सब वैरायटी है दोस्तों। COS30, BSR1, COH4, के लंबा वाला दोस्तों जो बाजरा होता है वो है K11, PAYU2 आदि दोस्तों अधिक, मतलब दोस्तों बहुत सारे वैरायटी हैं। ये सब दोस्तों मुख्य वैरायटी हैं बाजरे के, जो दोस्तों पुराने वैरायटी हैं। इसका प्रयोग दोस्तों मुख्य रूप से तमिलनाडु में किया जाता है। अब दोस्तों इसकी उपज देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉरी दोस्तों सिंचित अवस्था में अनाज की उपज 4 से 6 टन तथा चारे की उपज 15 से 20 टन प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों सिंचित अवस्था मतलब अगर उसकी सिंचाई की जाएगी तब 4 से 6 टन चारे की उपज 15 से 20 टन प्राप्त की जा सकती है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में दोस्तों जहाँ पर वर्षा से उसकी सिंचाई हुई है वहाँ पर दोस्तों 50 से 60% अनाज उपज और 60 से 80% चारा उपज वर्षा के आधार पर संभव हो सकती है। यदि वर्षा होगा तब दोस्तों 60 से 80% चारा, 50 से 60% अनाज। पेड़ी अवस्था में मुख्य रूप से दोस्तों पेड़ी अवस्था का मतलब काटने के बाद छोड़ दिया था उस अवस्था को पेड़ी अवस्था कहा जाता है। जैसे दोस्तों आप लोग गन्ने को एक बार काट लिए उसके बाद उसको छोड़ दिए, उसमें खाद डाल दिए, तो दोस्तों उसकी पेड़ी अवस्था हो गई। पेड़ी अवस्था में मुख्य रूप से चारे के लिए ज्वार उगाई जाती है और लगभग 15 टन चारे की उपज प्राप्त की जाती है। पेड़ी अवस्था में मुख्य रूप से दोस्तों क्या उगाई जाती है? चारे के लिए ज्वार उगाई जाती है और लगभग 15 टन चारे की उपज प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारगम पूरा समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुहेलदेव यूनिवर्सिटी वालों का एग्ज़ाम भी होने वाला है जनवरी के लास्ट में, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से लग जाइए अभी से। तो और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी दोस्तों मार्च के बाद अप्रैल से हो सकता है।
तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।